नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में। चूँकि किसी भी शास्त्र को समझने के लिए हमें उसके अध्ययन की पद्धतियों को समझना, उसकी जो मेथड है उसको समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। हम करें बात करने से पहले हम कुछ एक सामान्य इसके जो बातें हैं इसके बारे में बात करेंगे जी कि विद्वानों ने क्या क्या कहा है। एलवुड ने कहा है कि जीव विज्ञान के लिए जैसे सूक्ष्म दर्शक यंत्र का आवश्यकता होती है, ज्योतिष विज्ञान के लिए दूरदर्शक यंत्र की आवश्यकता होती है, वहीं उपयोग और महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए भी वैज्ञानिक पद्धतियों का है। हम ज्ञान की विभिन्न ब्रांचेज में बात करें तो उसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें आगमनात्मक तथा निगमनात्मक दो पद्धतियां होती हैं। ज्ञान की अगर बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो हम केवल ज्ञान की अगर बात करें तो उसमें आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धतियां होती हैं। आगमनात्मक पद्धति को हम सामान्य से विशेष, तो हम अध्ययन में आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धतियों के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंट होने के कारण जो आगमनात्मक विधि है उसको सामान्य से विशेष की ओर दर्शाया गया है, जबकि यह विशेष टू सामान्य की ओर होता है। निगमनात्मक पद्धति जो एक सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन करती है। हम आगमनात्मक और निगमनात्मक, चूँकि आगमनात्मक पद्धति का अरस्तु ने प्रयोग किया और निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग प्लेटो ने किया। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हमें जो ज्ञात है उससे अज्ञात की तरफ बढ़ा जाता है। स्थूल है यानी विस्तृत है, उससे हम सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। हम उदाहरण देख के समझाते हैं और फिर नियम बनाते हैं। हमें जो मूर्त चीज़ दिख रही है उसको हम अमूर्त की तरफ जाते हैं। विशिष्ट टू सामान्य की तरफ जाया जाता है, आगमनात्मक पद्धति में है। निगमनात्मक पद्धति में इसका उल्टा होता है, जिसको प्लेटो ने अपनाया, अर्थात उसने कल्पना करके अपने अध्ययन को परीक्षण करने का काम किया। इसी प्रकार लोक प्रशासन या सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में भी एक अध्ययन पद्धति पर्याप्त नहीं हो सकती। लोक प्रशासन के अध्ययन के कई उपागम हैं, उनके कई दृष्टिकोण हैं। इसके अंतर्गत हम प्रश्नों के चुनाव में जो भी कसौटियाँ और अनुसंधान में जो भी सामग्री ली जाती है उनका अध्ययन करते हैं, और फिर जब अनुसंधान के लिए जो भी सामग्री ली जाती है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि एक मानकों का समूह जिसके आधार पर हम सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए आधार सामग्री या प्रश्न ले लें। और किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण और उपागम हो सकते हैं, और वह दृष्टिकोण सर्वग्राहिता और सब तथ्यों को अपने परिप्रेक्ष्य में देखता है और इस घटना के बारे में विचार करता है। दृष्टिकोण मानकों का जो समूह है, उसके बाद दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। और जब हम दृष्टिकोण के बारे में विचार करते हैं और उसके बाद जो कार्यविधि दृष्टिकोण के कार्य या विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से हम आगे निकल जाते हैं, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। अर्थात पहले हम आधार सामग्री और समस्याओं को लेंगे, और फिर जब इससे आगे समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से हम आगे निकल जाएंगे, यानी पहले जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको लेंगे और फिर ये समस्याओं से आगे निकल जाएगी, तब हम दृष्टिकोण को सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित कर देंगे। और जब ये सिद्धांत प्रस्थापनाएं हैं, सिद्धांत क्या है? वे प्रस्थापनाएं हैं, वो मान्यताएं हैं जिनसे किसी वस्तु की व्याख्या करने का यत्न किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। और सिद्धांत का मुख्य काम क्या है? कि व्याख्या करना, विस्तृत रूप से व्याख्यायित करना। लोक प्रशासन के दृष्टिकोणों की में भिन्नता पाई जाती है और उसके अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चरल अप्रोच। दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरल अप्रोच। और तीसरा है व्यवस्था दृष्टिकोण, जो सिस्टमेटिक अप्रोच कहलाता है।
अब हम बात करते हैं परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण के बारे में। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत वैधानिक, औपचारिक, ऐतिहासिक, विशुद्ध, वर्णनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है और इसके प्रमुख समर्थक थे एल डी वाइट, विलोबी और एंडरसन। ये परंपरावादी दृष्टिकोण के मानने वाले थे और ये क्या मानते थे कि लोक प्रशासन की जितने भी समस्याएं हैं संगठन के कानूनी ढांचे से जन्म लेती है। जो भी समस्याएं पैदा होती हैं वो संगठन का जो कानूनी ढांचा है उससे पैदा होती हैं और जो संगठन के अंतर संबंधों को औपचारिकता से प्रस्तुत करते हैं। ये जो समस्याएं होती हैं ना वो औपचारिकता से इसको प्रस्तुत करती हैं, उसकी समस्याओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती हैं और इस दृष्टिकोण के लेखक संगठन के सिद्धांत, संगठनों की विविधताएं एवं संगठन को क्या चाहिए आदि प्रश्नों का आधार बनाकर चलते हैं। अर्थात परंपरावादी दृष्टिकोण क्या करते हैं, हमें जो फोकस करेंगे वो क्या चाहिए पर फोकस करेंगे। अर्थात वो एक तरह से कल्पनाशील भी हो सकते हैं और उसके उत्तर निकालने के प्रयास करेंगे। इस विचारधारा में प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण का नेत्र क्षेत्र, नौकरशाही आदि के सिद्धांतों को ऐसे देखा जा सकता है जैसे संरचना या ढांचे के प्रश्न हो। गुलिक, उर्विक, फेयोल, मुने आदि ने अपने संगठनों के ग्राफ मानचित्र प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण की आलोचना भी खूब हुई है। जैसे यह लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकीर्णता लाता है और इसे अध्ययन का अलग से शास्त्र कहना भी कठिन होगा। दूसरा है ये ध्यान केवल वर्णन पर केंद्रित करता है और जो ये ध्यान केंद्रित करता है उसमें विवेचना और विश्लेषण का अभाव खटकता है। अर्थात निष्कर्ष इसमें नहीं निकाले जाते, केवल वर्णनात्मक बात ही की जाती है। अब इसमें हम परंपरावादी और जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार की जो बात करते हैं, इसमें जो पद्धतियाँ पाई जाती हैं जो परंपरावादी संगठनात्मक है उनमें उसके प्रमुख बातें देखी जाती हैं। तो हम किस प्रकार से उसका अध्ययन करते हैं, अर्थात इसमें क्या बताया गया कि केवल वर्णन की बात करती जाती, जो सैद्धांतिक ढांचे उनकी बात करती जाती है, केवल उसका वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसका निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। केवल हमें कह दिया जाता है कि ये हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि इसका निष्कर्ष ये निकलेगा। अर्थात वो केवल फोकस करते हैं क्या चाहिए पर। अब हम बात करें इसके बारे में, परंपरावादी और संगठनात्मक दृष्टिकोण के बारे में, तो इसमें कुछ एक पद्धतियां हैं जैसे ऐतिहासिक पद्धति। अब ऐतिहासिक पद्धति में क्या होगा कि हम जो प्राचीन समय से चली आ रही समाजशास्त्रों के अध्ययन करेंगे और उसमें जो भी चीज़ें हैं केवल उनका प्रश्नों के आधार पर ही अध्ययन कर देंगे, क्या थी, जैसे भी वे बनी, कैसे बनी, केवल इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्या कर सकती हैं। दूसरी है कानूनी मेथड। इसके अंतर्गत जैसे अनेकों पाश्चात्य देश हैं, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि हैं, तो वुड्रो विल्सन आदि ने लोक प्रशासन को विधि का ही क्रमबद्ध अध्ययन बताया है, अर्थात कानून का एक क्रमबद्ध अध्ययन कहा है। इसमें संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानूनों की बात की जाती है। संवैधानिक कानून का लक्ष्य मौलिक रूप से सरकार के तीनों जो अंग हैं उनका अलग अलग वर्णन करना और उनकी व्याख्या करना है, जबकि इसके विपरीत प्रशासनिक कानून क्या करेंगे, जो भी राज्य, जिले, स्थानीय शासन की शाखाएं, संस्थाएं आदि हैं उनका वर्णन करते हैं। अमेरिका तथा इंग्लैंड में भी इसी पद्धति का प्रयोग बढ़ रहा है, अर्थात लीगल जो थॉट है उसके बारे में बातें ज़्यादा हो रही हैं। इस दृष्टिकोण का दोष ये होगा कि ये कानूनी दृष्टिकोण उपयोगी सिद्ध होता है, फिर भी इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टियों की उपेक्षा कर दी जाती है। इसमें बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। विषय वस्तु, जो सब्जेक्ट क्या होगा इस अध्ययन पद्धति में, वो ये है कि यह लोक प्रशासन की किन्हीं सामान्य तकनीकों का अध्ययन करने के बजाय उसकी विशेष सेवाओं तथा उसके कार्यक्रमों को व्यक्तिशः अध्ययन पर बल देती है। अर्थात ये सामान्य जो टेक्निक्स होती हैं उनको अध्ययन पर बल ना देकर केवल उसके कार्यक्रमों और विशेषताओं पर, विशेष सेवाओं पर ही जोर देती है। जैसे अपन उदाहरण ले, शिक्षा, प्रतिरक्षा, पुलिस, राजस्व का निर्धारण, संग्रह आदि विशिष्ट विभाग पृथक पृथक रूप से अध्ययन की विषय वस्तु बनते हैं।
इंग्लैंड और भारत में इस पद्धति का प्रयोग इन सेवाओं के अध्ययन के लिए काफ़ी समय से किया जा रहा है और वर्तमान समय में भी अमेरिकी प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है, विषय वस्तु की पद्धति का। और इस अध्ययन के दृष्टिकोण में जो भी दर्शन निहित है वह संगठन और प्रशासन के लक्ष्य प्राप्ति के दो प्रभावशाली साधन हो सकते हैं और उनके पृथक लक्ष्य वांछित लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं की जाए। जो से लक्ष्य अपने को प्राप्त करने हैं वो नहीं प्राप्त किए जा सकते। इस प्रकार इस पद्धति के अंतर्गत लोक प्रशासन की समस्याओं पर आंगिक दृष्टि से विचार किया जाता है तथा विषय वस्तु में पोस्ट गौरव का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन होता है। अर्थात केवल अध्ययन के लिए विषय वस्तु है, बाकी इसका जो भी अपने समस्याओं का निदान करेंगे उसके बारे में बात नहीं किया जाएगा। चौथा है वैज्ञानिक प्रबंध, यानी इसमें जो लोक प्रशासन है उसके जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें वैज्ञानिक प्रबंधन का भी बात होती है। जैसे अमेरिका में बहुत सालों से लोक प्रशासन के संबंध में वैज्ञानिक प्रबंध के दृष्टिकोण का अपनाया जाता रहा है और ये वैज्ञानिक प्रबंध के जो प्रयोग है उसके अर्थ में हम पर्यवेक्षण, प्रयोग, विश्लेषण आदि को अपनाने का काम करते हैं, जिनका सामान्य रूप और उसके प्रकार को हम इसमें प्रयोग लेते हैं। टेलर की अगर बात करें तो निजी उद्योग के क्षेत्र और प्रशासन के कार्य में कार्यकुशलता संबंधी समस्याएं एक ही वह मानता है और उनमें कोई मौलिक भिन्नताएं नहीं मानता। अतः काम के समान सर्वोत्तम तरीके खोजे जा सकते हैं। जो भी काम के तरीके हैं वो उचित से उचित तरीका भी खोजा जा सकता है। अमेरिका में ये विचार बहुत तेजी से फैल रहा है कि लोक प्रशासन में कर्मचारियों की जो भी कार्यकुशलता उसको बढ़ाने के लिए निजी प्रशासन की भांति वैज्ञानिक प्रबंध का विचारधारा का प्रयोग किया जा सकता है और जो भी निश्चयात्मक प्रश्न हमारे सामने प्रकट होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। इस वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति के अनुसार प्रत्येक उत्पादन की प्रक्रिया का मूल्यांकन तात्विक रूप से किया जाता है और प्रत्येक कदम के लिए लागत के विश्लेषण के माध्यम से सक्षमता मानदंड तय किए जाते हैं। टेलर की मूल धारणा और तकनीकी में समय और गति का अध्ययन, लागत विश्लेषण, प्रोत्साहन, वेतनमान, क्रियात्मक निगरानी, कार्मिकों को वैज्ञानिक सृजन और उनका सूक्ष्म प्रशिक्षण आदि इसमें शामिल किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति का पर्याप्त महत्व होते हुए भी इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है कि इसमें मानवीय तत्व के महत्व की उपेक्षा कर दी गई है। लोक प्रशासन इस अर्थ में प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है कि इसमें किसी प्रयोगशाला में बैठ करके नियंत्रित प्रयोग कर सकें, तो इस हेतु सीमित अर्थ में प्रयोगात्मक है कि जाने या अनजाने में प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग होते रहते हैं। अगला है जीवन वृत्तात्मक पद्धति। प्रशासन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। जीवन वृत्तात्मक अर्थात संस्मरणात्मक दृष्टिकोण है। जीवन वृत्तात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है कि किसी भी प्रसिद्ध तथा वरिष्ठ जो भी प्रशासक है उनके अनुभव तथा उनके कार्यों के अभिलेख के अध्ययन की प्रणाली। ये संस्मरण चाहे स्वयं लिखे हों या ना लिखे हों, लेकिन हर स्थिति में इसके प्रशासकीय समस्याओं तथा निर्णय की प्रक्रिया का वास्तविक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में जीवन वृत्तांत या स्मरण लिखने की बातें परंपरा से चली आ रही हैं और इंग्लैंड और अमेरिका में भी हैं, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका की जो भी ये प्रणाली है जीवन एवं वृत्तांत की वो थोड़ी सुदृढ़ है। हाल ही के वर्षों में अनेकों जो संस्मरण हमें मिलते हैं। तो इस आधार पर अगला पॉइंट आएगा राजनीतिक पद्धति। प्रशासन अंततः है एक राजनीतिक प्रक्रिया है। हमने जो भी चीज़ें अध्ययन करी उसके आधार पर हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि प्रशासन अपने आप में एक राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही पाया जाता है। प्रशासन राजनीतिक संरचना में ही काम करता है, अर्थात प्रशासन है वो राजनीतिक जो बॉडी है उसमें ही काम करेगा। प्रशासन अपने आप में एक साध्य नहीं है, यह तो राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में काम कर रहा है। अर्थात अच्छा प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था में अच्छाइयाँ यानी राजनीतिक व्यवस्था में सुदृढ़ता ला सकता है, उनके कामों को आसान बना सकता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन की पद्धतियां हैं उनमें हमने 3 अध्ययन पद्धतियों की बात करेंगे, जिसमें पहली होगी परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण, जिसमें
वाइट, विलोबी और एंडरसन बात करेंगे। और इनमें जो इसकी पद्धतियाँ अपनाई जाएंगी उनमें कुछ एक बातें बिंदु होंगे, जैसे ऐतिहासिक पद्धति होगी अर्थात प्राचीन केवल वर्णन करना, कानूनी पद्धति लीगल मेथड होता है उसका अध्ययन करना, विषय वस्तु के बारे में फोकस करना, वैज्ञानिक प्रबंध अपनाना, जीवन वृत्तात्मकता और राजनीतिक पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम परंपरावादी एवं दृष्टिकोण को समझते हैं। धन्यवाद।